नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव में प्रमुख और सामान्य रोगों के बारे में, आपका अध्याय 40। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी चेचक के बारे में, है ना। हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ये रोग जो है फैलता है, किस तरह से इसके दाने जो हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उसके अंदर तरल द्रव भर जाता है, फिर वो सूखते हैं और वो जो सुखाव होता है, अगर वो सूखा हुआ खुरंड जो है वो कहीं गिर जाता है कमरे के अंदर जहाँ पर वो रोगी रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायरस से भरा हुआ होता है, यानी कि उससे बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन दूसरे में पहुंच जाता है, यानी बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है ना। तो और साथ में मैंने क्या कहा था, मैंने 2 प्रश्न दिए थे आपको, आपने उनके आंसर लिख लिए होंगे, है ना। आपके पास थी ना उस टाइम कॉपी पेंसिल, तो ज़रा देखते हैं आपने सही लिखे। चेचक के वायरस कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये चेचक के वायरस आपको पता है नाक के अंदर, रक्त में और कंठ में जो है उपस्थित होते हैं। चेचक से सुरक्षा का विशिष्ट उपाय क्या है? अब देखिए, विशिष्ट उपाय तो सबसे पहले आपको बताया ही था कि इसका टीका लगवा लेना चाहिए, है ना। वैसे तो इसमें जब बहुत तेज़ बुखार होता है तो डॉक्टर जो है बुखार की दवा दे देता है, लेकिन साथ इसका कोई और इलाज नहीं है, केवल टीका लगवाना ही इसका इलाज है। तो जब शिशु पैदा होता है तो 1 माह के अंदर अंदर इसका टीका लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग पाता है तो 3 माह के अंदर तो ज़रूर लग जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब भी ये टीका लगना चाहिए। और 8 से 10 साल में अगर टीका एक बार और लगा लेते हैं तो चेचक से मुक्ति पा जाते हैं। और WHO ने तो कहा ही है कि चेचक मुक्त हो चुका है संसार, है ना। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की, यानी आपको ये दिख रहा है लिवर, और लिवर पे अटैक कर रहे हैं ये वायरस, है ना। आज हम जो बात करेंगे हेपेटाइटिस की बात करेंगे। ये जो है पीलिया, हमने जो पीलिया पढ़ा था उसी का ही ये अगला रूप है ना। तो इसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, है ना, आपने नाम सुने हुए होंगे। तो हेपेटाइटिस जो है कहाँ अटैक करता है इसका वायरस लिवर पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसको यकृत शोथ भी बोलते हैं, लिवर पे अटैक करता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको यकृत शोथ भी बोला जाता है ना। या हेपेटाइटिस विषाणु जनित संक्रामक रोग है। ये मुख्यतः बच्चों या वयस्कों को अपना शिकार बनाता है। हालांकि ये 6 विभिन्न प्रकार के विषाणुओं से फैलता है, पर जो 2 हैं वो विषाणु जो हैं मुख्य और महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसकी हम एक बात करें तो हेपेटाइटिस शब्द जो है इसका प्रयोग यकृत की सूजन से किया गया है ना। मैंने आपको बताया कि इसमें लिवर पर ये अटैक करता है, तो लिवर पर अफेक्ट पड़ता है और लिवर कैसा हो जाता है, लिवर सूज जाता है इससे, ठीक है। यह रोग वायरल संक्रमण या यकृत के अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने की वजह से होता है। यानी वायरल संक्रमण से भी हो सकता है, और जो लोग जो है अधिक मात्रा में मदिरा, शराब, दारू का सेवन करते हैं वो लोग भी जो है इसके शिकार बन जाते हैं। इसके लक्षण बहुत सीमित या न के बराबर प्रकट होते हैं, लेकिन इसमें प्राय पीलिया, मैंने आपको बताया ना कि पीलिया जैसा हो जाता है इसमें भी। तो अत्यधिक थकान, भूख कम लगना और अस्वस्थता का जो है खतरा बढ़ जाता है। 2 प्रकार का हेपेटाइटिस बताया हुआ है, एक तो है अक्यूट जिसे प्रारंभिक कहते हैं, और एक है क्रॉनिक दीर्घकालिक, ठीक है। प्रारंभिक जो होता है उसकी अवस्था प्रारंभ से लेकर कम से कम 6 महीने तक रहती है, और पुरानी यानी चिरकालिक या दीर्घकालिक जो क्रॉनिक होता है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। तो वायरसों का जो समूह, जैसे हेपेटाइटिस वायरस रोग को पैदा करने के लिए जाना जाता है, परंतु ये कुछ विषाक्त पदार्थ, विशेष रूप से अल्कोहल्स, नियत दवाएं और कुछ औद्योगिक विलयन और पौधों तथा अन्य प्रकार के संक्रमणों की वजह से भी हो सकता है। ये इसके कारण हैं जिनके कारण ये हो सकता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले हेपेटाइटिस ए की, जिसे यकृत शोथ ए भी कहा जाता है। तो ये फैलता कैसे है, तो देख लीजिए आप, ये मक्खी बैठी हुई है, इस पे दूषित जल है ना, दूषित हाथ हैं। तो समझ पा रहे हैं आप कि ये कैसे फैलेगा। ये फैलेगा दूषित जल, दूषित खाने से, अपने गंदे हाथों से, ठीक है। इन सब से ये फैलता है, और इसका जो वायरस है वो ए वायरस HAV कहलाता है, ठीक है। और रोगजनक विषाणु मनुष्य में रोग के समय तथा रोग ठीक होने के बाद भी मिलते हैं, है ना, और मलमूत्र के साथ जो है ये बाहर निकलते रहते हैं, और ये जो है बहुत महामारी के रूप में फैल जाता है।
बच्चे और वयस्क दोनों में होता है, लेकिन वयस्क जो है इसमें अधिक गंभीर रूप से होते हैं ये। अगर इसके बारे में हम और बात करें तो जहाँ स्वच्छता और मल निष्कासन का उचित प्रबंध नहीं होता है, जैसा कि हमने पीलिया में भी पढ़ा था, है ना, तो वैसा ही यहाँ पर ही है कि जहाँ पर अस्वच्छता होगी, यहाँ पर जहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ पर जो है हेपेटाइटिस ए जो है उसके वायरस ज़रूर मिलेंगे। और आम तौर पर है जो ये अल्पकालिक संक्रमण होता है, ठीक है, 3 महीने के भीतर भीतर इसके जो वायरस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए का दवाओं का उपयोग करने के अलावा कोई विशेष उपचार नहीं होता है। और ये इसमें क्या होता है, देखो नौशिया हो जाता है ना, ऐसे वॉमिटिंग सी लगती है, इसमें फीवर हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, ये पीलिया हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर मतलब पेट खराब हो जाता है ना, ऐसे कमज़ोरी सी आ जाती है। और डार्क यूरिन यानी यूरिन जो आता है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है ना, पीलापन उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। और पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल, जो आपका पेट है उसके राइट साइड में जो है, ये देखिए यहाँ पर ये है ना, इस पर अटैक किया ना इसने यहाँ पर, तो यहाँ पे दर्द भी होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। इसे विषाणु जनित यकृतशोथ भी कहते हैं। ये बीमारी दूषित भोजन ग्रहण करने से, दूषित जल से, या फिर इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। हम संक्रमण वाला ही तो पढ़ रहे हैं, अभी तो संक्रामक रोग ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो बीमारी है ये भी कैसे, अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से ग्रसित है तो अगर उसके द्वारा खाया हुआ खाना खा लिया हमने साथ में बैठ करके, या वो हाथ वगैरह से, पता है ना हाथ से फैलता है, तो हाथ भी अगर मिला लेते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो वॉमिटिंग वगैरह की है या उसके जो कीटाणु वायरस वगैरह जो सारे हैं वो उसके हाथ पे भी लगे रहते हैं, तो उनसे भी ये फैल सकती है। इसके लक्षण प्रकट होने से पहले और बीमारी के प्रथम सप्ताह में अंडाणु तैयार होने के 15 से 45 दिन के बीच रोगी व्यक्ति के मल से यकृतशोथ ए विषाणु फैलता है। अब आप देख लीजिए, यानी कि इसके जो अंडाणु हैं वो तैयार होते हैं और उसके मल के साथ, है ना, उसके मल के साथ जो है वो निकलते हैं, यानी 15 से 45 दिन के बीच जो है ये विषाणु बहुत अधिकता से फैल सकता है उस रोगी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। रक्त एवं शरीर के अन्य द्रव्य भी संक्रामक हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना, इसकी कंडीशन अगर गंभीर हो जाती है तो उस कंडीशन में ये रक्त में भी रक्त में भी संक्रमण कर देता है। संक्रमण समाप्त होने के बाद शरीर में न तो वायरस शेष रहता है और न ही वाहक रहता है। यकृतशोथ ए के लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं, यानी वही खांसी जुकाम बहुत तेज से, फीवर आना, है ना, किंतु त्वचा तथा आंखें पीली हो जाती हैं, ठीक है। गंभीर हो जाता है जब, तो त्वचा और आंखें कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, जैसे कि पीलिया में होता है, ठीक है, जैसा कि पीलिया में होता है, ठीक है। इस कारण क्यों, क्योंकि रक्त में बिलिरुबिन को छान नहीं पाता है ना, यकृत क्या करता है, रक्त में से बिलिरुबिन छान नहीं पाता है। हमने पीलिया के बारे में भी जो बात की थी वो यही बात की थी कि बिलिरुबिन जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए पीलिया होता है। अब इसके खास लक्षण जो हैं वो पीलिया रोग के जैसे ही हैं, है ना, जैसे वही जॉइंडिस हो जाता है, फीवर हो जाता है, डार्क यूरिन हो जाता है ना, डार्क कलर में जो है मल भी डार्क कलर का हो जाता है, नौशिया एंड वॉमिटिंग होने लग जाती है, पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डायरिया हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके साथ जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, जॉइंट में पेन होने लग जाता है, वीकनेस दिखती है और ऐसे लगता है बेहोशी सी आ रही है, ठीक है। फिर रिड्यूस एपिटाइट, खाना पीना जो है वो काफ़ी कम हो जाता है ना, यहाँ से आप देखिए रिड्यूस एपिटाइट यानी खाना पीना जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। ये देखिए आप, ये लिवर पे अटैक किया हुआ है ना, वायरस ने, हेपेटाइटिस ए वाले वायरस ने, HAV ने, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स इसके हेपेटाइटिस ए के होते हैं। इसके अलावा थकावट, भूख न लगना, मितली, हल्का ज्वर, पीला सलेटी मल, ठीक है ना, तो ये सारे इसमें मैंने इंक्लूड करवा दिए हैं, इसलिए ये आपको पूरा एक चार्ट जो है, इस चार्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस ए के क्या सिम्टम्स होते हैं। आप इस चार्ट को पूरे को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हेपेटाइटिस ए के जो लक्षण हैं, है ना, हेपेटाइटिस ए के क्या मुख्य लक्षण जो हैं वो
होते हैं। अब रोकथाम कैसे करेंगे? तो अभी हमने जब आपको बताया था, क्या बताया था हमने, बात जब की थी, क्या बात की थी इसके बारे में? ये बात की थी कि ये रोग जो है वो दूषित जल और दूषित भोजन, है ना, दूषित हाथ वगैरह से फैलता है। तो रोकथाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही सब चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी पड़ेंगी, स्वच्छता रखनी पड़ेगी, है ना, चारों तरफ स्वच्छता रखनी पड़ेगी। साथ ही खाना जो है बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना ताज़ा खाना चाहिए, ढक कर के रखना चाहिए, पानी जो है उबाल करके पीना चाहिए, ठीक है। अपने हाथ जो है समय समय पर साबुन से धोते रहने चाहिए। जिन चीज़ों से ये फैलता है उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। दैनिक देखभाल सुविधाएं और लोगों के घनिष्ठ संपर्क में आने के कारण यकृत ए के फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। कपड़े बदलने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। प्रिवेंशंस क्या क्या लेना चाहिए, है ना? भोजन परोसने से पहले और शौचालय के बाद भी हाथ साफ करने चाहिए। यकृत ए से ग्रस्त लोगों के संपर्क में रहने वाले लोगों को इम्यून ग्लोब्यूलिन देना चाहिए, है ना। और इसको संक्रमण से रोकने के लिए टीके जो हैं वो उपलब्ध हैं, वो लगवाने चाहिए। टीके की प्रथम खुराक लेने के 4 सप्ताह बाद, मतलब 1 महीने बाद टीका जो है वो असर करना शुरू करता है। लंबे समय तक सुरक्षा के लिए 6 से 12 माह का बूस्टर जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, वैक्सीन, टीका लगाना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आप खाना खाएंगे उसे धो करके खाएंगे, अच्छी तरह से कुक किया हुआ होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब करी हुई ही लेनी चाहिए, जो डॉक्टर ने दी है, ठीक है। लीवर को हेल्दी रखना चाहिए अपने, जो कि एक और कारण बताया गया था, यानी कि कोई लिकर लेता है या शराब वगैरह पीता है तो वो नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको। क्लीन डिशेस, जो जिस बर्तन में खाना खाते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, ठीक है। कट नेल्स शॉर्ट, नेल्स जो हैं वो छोटे रखने चाहिए, क्योंकि नेल्स के अंदर ही वायरस जो है जल्दी जा कर के बैठ जाते हैं और फिर अगर हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो हमारे खाने के साथ चले जाते हैं। वॉश हैंड्स, ठीक है। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उबाल करके बिल्कुल साफ पीना चाहिए। तो ये सारे इसके प्रिवेंशन हैं। अब बात करेंगे हम यकृत बी की, यानी हेपेटाइटिस बी की। अब ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें सीरम जो है वो यकृत कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि विषाणु जो है इसमें HbA होता है, बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये विषाणु HIV से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक विषाणु है। हेपेटाइटिस बी जो है ये बहुत खतरनाक होती है ना। यानी कि जो हमने एड्स पढ़ा था, है ना, आप याद कीजिए एड्स जो पढ़ा था हमने, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से जो फैलता है ना, एड्स के बारे में हमने बात की थी। तो ये जो होता है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसकी खोज 1965 में ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में किसने की थी? डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने की थी। डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने की थी, जिसके लिए इनको 1977 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, है ना। और इस रोग को, यानी कि हेपेटाइटिस बी को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहते हैं, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम है। इसका संचरण रक्त संपर्क से होता है। तो रक्त संपर्क से होता है तो इसका मतलब इंजेक्शन से होगा, है ना। और सामान्यतः ये वयस्कों में ही होता है, क्योंकि इंजेक्शंस वगैरह जो हैं उनसे ये ज़्यादा फैलता है। सिरिंज होती है, इंजेक्शंस, उनसे फैलता है। यकृत बी विषाणु जो है वो कैसे फैलेंगे? संक्रमित रक्त आधान द्वारा। यानी किसी को अगर रक्त चढ़ाया जाना है ना, और उस रक्त के अंदर अगर इसके विषाणु हैं, उसके अंदर HBV है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो वायरस जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी चला जाएगा,
फिर संक्रमित औजारों व सुई से, यदि कोई सुई जो है बार बार प्रयोग में ली जा रही है, डिस्पोजेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी अगर वो किसी रोगी व्यक्ति को लगाने के पश्चात किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगाई जाती है तो भी ये संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित गर्भवती महिलाओं से नवजात शिशु में भी ये फैलता है। संक्रमित साथी से यौन संपर्क के द्वारा भी फैलता है। एक ब्लेड से कई लोगों द्वारा दाढ़ी बनाने या एक ही सुई से नाक कान छिदने से, है ना, तो कोई लोग नाक कान छिदने से भी, और कोई लोग जो टैटू वगैरह बनवाते हैं उनसे भी जो है ये रोग जल्दी से फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता ही है, हमने आपको बताया ही था, HBV, है ना। और ये रक्त और शरीर से निकलने वाले संक्रमित स्रावों, ये भी क्या होता है, सीरम वाला, इसको इसीलिए स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, इसका सीरम हेपेटाइटिस बी, है ना। तो ये भी जो शरीर से निकलने वाले संक्रमित स्राव हैं, जैसे वीर्य है, योनि के तरल हैं, उन पदार्थों में और रक्त में पाया जाता है। इसलिए आमतौर पर असुरक्षित सेक्स और पहले से इस्तेमाल की गई सुइयों के दोबारा इस्तेमाल करने से ये फैलता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी ड्रग्स लेने वालों में विशेषतः पाया जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने बदन में, वो उन लोगों के शरीर में क्या होता है, वो जब अपना जो जिस सुई से वो ड्रग्स लेते हैं वही सुई जब दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, तो अगर संक्रमित व्यक्ति वाली सुई है तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी हेपेटाइटिस बी जो है उसके विषाणु पहुंचा देगी। यह भारत सहित संसार के विभिन्न भागों जैसे चीन, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया तथा उप सहारा के अफ्रीकी देशों में मुख्यतः ये पाया जाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित अधिकांश लोगों को वायरस से लड़ने और संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने में 2 महीने लग जाते हैं। यानी कितना टाइम लेता है ये ठीक होने में। इस संक्रमण के साथ जीना बहुत कष्टदायक हो सकता है। ठीक है। जिस तरह से ये देखिए हेपेटाइटिस बी के कारण ये देखिए लीवर का क्या हाल हुआ है, यानी लीवर में सिरोसिस हो गया है, यानी लीवर एकदम से कड़क हो गया है, कड़ा हो गया है ना, सिरोसिस हो जाता है। ये नॉर्मल लीवर है और इस लीवर को देखिए आप, है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि लोगों में एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय में लंबी अवधि तक संक्रमण का विकास हो सकता है, अगर जो समुदाय एक साथ रहता है वहाँ पर, है ना, तब इसे क्या कहते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के रूप में जाना जाता है, यानी दीर्घकालिक, है ना, काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकता है वहाँ पर। हेपेटाइटिस बी के लिए टीका उपलब्ध है जो कि उच्च जोखिम वाले समूह के लोगों जैसे नशा करने वालों के लिए अनुशंसित किया जाता है। यानी जो लोग नशा करते हैं उनके लिए जो है ये टीका प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है। और जो भी दवाई लेनी चाहिए वो हमेशा जो है डॉक्टर से पूछ करके ही लेनी चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वही इसमें भी देख लीजिए, ज्वर आता है, पीलिया हो जाता है, वमन, मूत्र का रंग गहरा पीला होना, भूख न लगना, है ना, यही लक्षण आपके इसमें भी होते हैं। ठीक है। यदि रोग जो है लंबी अवधि तक रहता है और उपचार नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में यकृत कैंसर हो जाता है, लिवर कैंसर जो है वो हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है। मतलब ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। इसमें आप देखिए इसोफेगस और स्टमक में। ठीक है। ये सारे के लक्षण किसके हैं, हेपेटाइटिस बी के हैं। सारे सिम्टम्स जो हैं ये किसके हैं, हेपेटाइटिस बी के हैं। तो जरा इन्हें भी, इस चार्ट को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये यकृत शोथ के अलावा यकृत शोथ C, D, E और G के विषाणुओं के द्वारा भी यकृत शोथ रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B ये दोनों तो होते ही हैं, इसके अलावा भी और जो है यकृत शोथ जो हैं वो होते हैं। इसका निदान क्या है, निदान करने में डायग्नोस कैसे करते हैं कि विषाणु शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप विशिष्ट प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड के उत्पादन को उद्दीप्त कर देता है। और ये प्रतिरक्षी कैसे होते हैं, ये प्रतिरक्षी IgM प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये प्रतिरक्षी कैसे होते हैं, IgM प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरक्षी जो है उसको उद्दीप्त कर देता है ये। अतः दैहिक द्रव्यों में विशेष विषाणु से संबंधित विशिष्ट प्रतिरक्षियों की उपस्थिति द्वारा विषाणु के प्रकार की पहचान की जाती है। ठीक है। ये मतलब ये देख लिया जाता है कि प्रतिरक्षी कौन सा प्रतिरक्षी ज़्यादा बना है। तो जब IgM ज़्यादा होता है तब समझ में आ जाता है कि हेपेटाइटिस बी का विषाणु जो है उसने अटैक किया है।
रोग से बचाव एवं उपचार। तो बचाव एवं उपचार के लिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर वही कि जो भी सिरिंज सुई वगैरह यूज़ की जाए वो निर्जमीकृत होनी चाहिए, यानी कि या तो डिस्पोजेबल सिरिंज जो है उसको उपयोग में लाया जाए, पर यदि डिस्पोजेबल सिरिंज अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी सुई जो है काम में लाई जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, वो निर्जमीकृत होनी चाहिए, यानी कि उसे उबाल करके या ऑटोक्लेव करके और निर्जमीकृत किया जाना चाहिए। मलमूत्र विसर्जन के लिए उचित स्वास्थ्यकर सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई का उपयोग करना चाहिए। ऑपरेशन के औजार पूर्णतः निर्जमीकृत, जो मैंने आपको बात कही है, होने चाहिए। संक्रमित रक्ताधान से बचना चाहिए, है ना। संक्रमित रक्त जो है पहले एक्चुअली वैसे तो जो जहाँ पर रक्तदान दिया जाता है वहाँ पर वो टेस्ट कर लेते हैं, पर फिर भी जो है ये अगर अधिकृत जगह से नहीं लेंगे तो हो सकता है कि रक्त वहाँ पर संक्रमित हो, है ना, इसलिए संक्रमित रक्ताधान से बचना चाहिए। सुरक्षित यौन संपर्क होना चाहिए। यकृत शोध उत्पन्न करने वाले विषाणुओं से बचाव हेतु टीके लगवाने चाहिए, ठीक है। अभी टीके इसके उपलब्ध हैं वर्तमान में। अब हेपेटाइटिस के एक बार मैं प्रकार बता दूं, ये तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ी सी बात बता रही हूँ मैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के दुर्लभ, अच्छा ये तो जो है ना, ये तो हेपेटाइटिस नॉर्मल है। अब हेपेटाइटिस के जो दुर्बल प्रकार हैं वो ये दो हैं, है ना, ये जो हैं ये तो कॉमन है, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस टी, ये जो है हेपेटाइटिस के दुर्लभ प्रकार होते हैं, ठीक है। सी के बारे में थोड़ी बात अपन जान लेते हैं कि ये भी क्या होता है, व्यक्ति के रक्त, लार, वीर्य, योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ में उपस्थित होता है और रक्त में ज़्यादातर ये केंद्रित होता है। आमतौर पर रक्त से रक्त संपर्क के माध्यम से ये फैलता है, ठीक है। कभी कभी हेपेटाइटिस सी का लक्षण जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, फ्लू मान लिया जाता है इसको, है ना, इसीलिए वो जान नहीं पाते कि वे हेपेटाइटिस सी के वायरस से संक्रमित हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग संक्रमण से लड़कर जो है अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। बचा हुआ वायरस कई वर्षों तक जो है शरीर में पड़ा रहता है, ठीक है। इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाओं के द्वारा किया जा सकता है, यद्यपि इन दवाओं का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है और इसके लिए कोई टीका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। कई वर्षों तक अधिक मात्रा में अल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनके लीवर को नुकसान पहुंचता है और इस तरह के हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो मादक पदार्थ लेते हैं, नशा करते हैं, उनमें कुछ हद तक ये वाला हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। आमतौर पर इसका कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है, केवल जो ब्लड टेस्ट है उससे पता चलता है कि इनको ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादातर वो मतलब अल्कोहल का सेवन लगातार करता रहता है तो फिर बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच सकते हैं और सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस आपको बताया था किस तरह से एकदम लीवर जो है कड़क हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और सिरोसिस कड़क हो जाता है एकदम। अब इसके दुर्लभ प्रकार जो मैं आपको बता रही थी, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है या उन लोगों में होता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, तो मतलब हेपेटाइटिस बी जो है उससे संक्रमित हैं तो उनको ये हो जाता है। और मतलब शरीर को जीवित रखने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की जो उपस्थिति है, मतलब इसके ये जो वायरस है ना, इसको जीवित रखने के लिए हेपेटाइटिस बी जो है उसका वायरस होना ज़रूरी होता है। और हेपेटाइटिस ई क्या होता है, इसमें ये रोग बहुत कम पाया जाता है, हल्का और अल्पकालिक होता है और मुंह से या फिर मल संदूषण से, है ना, जो संक्रमित मल होता है उससे ये फैलता है और इसका संचरण व्यक्ति से व्यक्ति में मुश्किल से होता है, ठीक है, ये कम पाया जाता है। फिर है एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या स्वप्रतिरक्षित यकृत शोथ, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी अपन जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या होता है। ये बहुत ही गैर मामूली कारण जो है
वो होता है, यानी पुरानी यानी चिरकालिक या दीर्घकालिक यकृत शोध होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के लीवर पर हमले के कारण ये हो जाता है। क्या होता है, उससे लीवर के अंदर क्या है, सूजन आ जाती है और उसको क्षति पहुंचती है। ठीक है, इससे बहुत ही गंभीर समस्याओं की अगुवाई होती है, जैसे लीवर जो है वो विफल हो जाता है, यानी लीवर जो है काम करना बंद कर देता है। अगर ये वाला हेपेटाइटिस हो जाता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, तो लीवर जो है काम करना बंद कर देता है। और इसके लक्षण क्या है, थकावट, पेट और जोड़ों में दर्द, जॉइंडिस यानी पीलिया हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, आँखों का रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है उसके उपचार के में शामिल जो दवाएं हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर सूजन को कम करने में वो सहायता करती हैं, और कई हफ्तों तक स्टेरॉइड्स जो हैं दवाएं, उनका उपयोग करने से धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा थे जो मैंने आपको थोड़े से और हेपेटाइटिस के बारे में बता दिया। तो आज हमने जो बात की मेन आपका हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात की। यानी हेपेटाइटिस ए जो है हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, और हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो अब हमने क्या करना है, अब आप अपनी कॉपी पेन में जल्दी से उठाइए और जल्दी से क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे 2 प्रश्न। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी, और यकृतशोथ विषाणु शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप किस प्रकार का प्रतिरक्षी बनाते हैं। ठीक है, यकृतशोथ विषाणु बी, यकृतशोथ बी विषाणु जो है ना बी, ये शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप किस प्रकार का प्रतिरक्षी बनाते हैं। तो आप जल्दी से इसके आंसर्स लिखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।